हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पे जो इस साल के लिए PhD एडमिशन्स टेस्ट होने वाली है, इसमें जो रिसर्च मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट है वो मैं आप सभी के साथ उसके लिए लेक्चर सीरीज़ ले रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम 2021 साल के आगे के PYQs देखेंगे, ओके, ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी ऑफ PhD एडमिशन्स टेस्ट एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को देखने के बाद आपके जो डाउट्स है रिलेवेंट टू रिसर्च मेथडोलॉजी टॉपिक्स वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे एंड काफ़ी सारे PYQs भी एवरी टाइम रिपीटेटिवली ईच ईयर पूछे जाते हैं। सो आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको उसकी भी आइडिया मिलेगी। ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट AMU PhD एडमिशन्स टेस्ट है जिसमें आपको 50% MCQs या रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए पूछे जाते हैं, 50% MCQs आप सभी को कंसर्न्ड सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं एंड आप सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स तो स्कोर करने हैं, तभी आप PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम आप सभी को रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs, दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। ओके, इन MCQs को सॉल्व करने के बाद आप आपका प्रिपरेशन लेवल जांच कर सकते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से ओके आप सारे स्टूडेंट्स एक ही PDF में सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। आपको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन ऑफ द PhD एडमिशन्स टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हैं देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी कंप्लीट कोर्स है दिस इज नथिंग बट अ रिविजन पैकेज, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करके PhD एडमिशन्स टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करते हैं। पिछले साल भी हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कोर्स को परचेस किया था उन सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च मेथडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे एंड उन्होंने PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई किया था। ओके, इस साल भी यही रिकॉर्ड रहेगा, जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स को परचेस करेंगे वो सारे स्टूडेंट्स PhD एडमिशन्स टेस्ट को गारंटीड क्वालिफाई करेंगे। ओके, बिकॉज हम उतनी तैयारियां उनसे करवाते हैं। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। A variable that is an inherent part of the system being studied and that is determined from within the system. A variable that is caused by other variables in a causal system is known as. Okay. Now students, आप सभी को तो पता है वेरिएबल के ऊपर हम स्टडी करते हैं। किसी भी रिसर्च को स्टडी करने के लिए उस टॉपिक में जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं उनके ऊपर स्टडी किया जाता है। ओके, एंड इस यहाँ पे आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है ओके जिसकी वैल्यूज़ दूसरे वेरिएबल्स के वैल्यूज़ की वजह से आती है इन द कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में। सो वेदर इट इज़ एंडोजिनस वेरिएबल, whether it is dichotomous variable, whether it is exogenous variable, whether it is intervening variable. Now students, यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शंस है सो उनमें से जो एंडोजिनस वेरिएबल है दिस इज़ अ वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ दूसरी वेरिएबल्स के वैल्यूज़ की वजह से चेंज हो जाती है। ओके, एंड endogenous variable is the synonym for dependent variable and आप सभी को तो डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पता है जिसकी वैल्यूज चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, एंड दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्सोजिनस वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरह होते हैं। ओके, जिनकी वैल्यूज हम खुद चेंज करते हैं, विच आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, so that's why here your correct answer should be option 1, that is endogenous variable, because endogenous variable ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू अदर वेरिएबल्स की वजह से चेंज होती है इन अ कॉजल सिस्टम।
ओके, डाइकोटोमस वेरिएबल ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हो सकते हैं, मतलब आप उनको सिर्फ दो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करते हैं। एंड एक्सोजिनस वेरिएबल ये ऐसे वेरिएबल होते हैं, ओके, विच आर बेसिकली सिनोनिमस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके, जिनकी वैल्यूज़ हम खुद मैनिपुलेट करते हैं एंड देखते हैं कि उनका इफेक्ट एंडोजिनस वेरिएबल पर क्या हो रहा है। इंटरवेनिंग वेरिएबल ये ऐसे वेरिएबल होते हैं which gives you the information about कि independent and dependent variables exactly एक दूसरे के साथ कैसे relate करते हैं, okay? Which of the following is not the method of research? Now इनमें से कौन सा research का method नहीं है? Observation, historical, survey, philosophical. Now students यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शंस है उनमें से ऑब्जर्वेशन, हिस्टोरिकल एंड सर्वे ये तीनों भी कॉमनली यूज्ड रिसर्च के मेथड्स है, ओके? But if you see the option philosophical, so philosophical is not a commonly used method of research in traditional sense in the research methodology, because philosophical research का जो aim होता है वो यही होता है कि we should understand the abstract ideas and concepts. So जो abstract ideas and concepts होते हैं उनको understand करना ये philosophical research का क्या होता है, aim होता है, okay? That's why here your correct answer should be option 4, that is philosophical, which is not a method of research, okay? So students, AMU PhD admissions test को क्वालिफाई करने के लिए हम आप सभी को पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 यानी कि कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं। सो MCQs एंड PYQs की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाते हैं। यहाँ स्क्रीन पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है सिर्फ 999 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं, ओके? टू ज्वाइन आवर कोर्सेस आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को PhD एडमिशन्स टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तो मदद करेगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज इंटरव्यू सेशन में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द कंसर्न रिसर्च टॉपिक, रिसर्च सब्जेक्ट, ओके, जिसके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं, ओके? The study in which investigators attempt to trace the effects is known as. Now इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है और रिसर्च स्टडी ऐसा है जहाँ पे जो रिसर्चर्स होते हैं वो इफेक्ट्स को ट्रेस करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं? सो वेदर इट इज़ सर्वे रिसर्च, देन एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, समेटिव रिसर्च। नाउ स्टूडेंट्स इनमें से जो रिसर्च टाइप है जिसमें इफेक्ट्स पे ज़्यादा ट्रेस किया जाता है वो है एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, बिकॉज एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च में जो फैक्ट्स पहले से ही हो चुके हैं उसके ऊपर स्टडी किया जाता है। दैट्स वाई इस रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ओके, वो वेरिएबल्स बेसिकली रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होते हैं, बिकॉज इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पहले से ही चेंज हो चुकी होती है, बिकॉज ये फैक्ट्स पहले से ही हुए होते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ इस पर फोकस किया जाता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जो इफेक्ट है, ओके, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कॉज क्या है। दैट्स वाई यहाँ पे इफेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है टू नो कि एग्जैक्टली ये इफेक्ट्स क्यों हुए हैं, ओके? दैट्स वाई एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च इज़ द रिसर्च टाइप जिसमें रिसर्चर्स काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेस करते हैं वो इफेक्ट्स पे ही करते हैं। इफ़ यू सी सर्वे रिसर्च, ओके, इफ़ यू सी हिस्टोरिकल रिसर्च, समेटिव रिसर्च, ये भी रिसर्च के टाइप्स है, बट दीज आर द रिसर्च टाइप्स जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं एंड इन सभी के जो एम्स है वो काफ़ी अलग है, ओके? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिव रिसर्च? नाउ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च को डिस्क्राइब करता है? द कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा an attempt to confirm the researcher's hypothesis, research that is exploratory, research that attempts to generate a theory. Now students आप सभी तो quantitative research से अब familiar होंगे ही।
क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें आप क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हो. क्वांटिटेटिव डेटा इज द डेटा जो कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, एंड दिस इज अ डेटा जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, यानी कि स्टैटिस्टिकली अच्छी तरीके से आप इसे मेजर कर सकते हैं. ओके, दैट्स वाई दिस इज द रिसर्च टाइप जिसमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है एंड उसे टेस्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. बिकॉज क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हाइपोथेसिस को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं. ओके, दैट्स वाई क्वांटिटेटिव रिसर्च ये एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स होते हैं ताकि हम रिसर्चर के हाइपोथेसिस को कंफर्म कर सके थ्रू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. ओके, जिसमें आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं एंड आप जानने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है, एंड उसे करने के लिए आप काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें सबसे पहले हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है. ओके, दैट्स वाई इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए ये सब स्टेप्स करने पड़ते हैं, एंड ये सब स्टेप्स जब हम करते हैं देन उसे कहा जाता है व्हाट, क्वांटिटेटिव रिसर्च. ओके, दैट्स वाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 2, दैट इज दिस वन. अगर आप नॉन न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, अगर आपका रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है, अगर आप थियोरी को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, देन ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दिस बेसिकली अप्लाइज टू व्हाट, क्वालिटेटिव रिसर्च. ओके, नॉट क्वांटिटेटिव रिसर्च. ओके, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज. नाउ जो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च है, ओके, उसे एग्जैक्टली कैसे क्लासिफाई किया जाता है? सो वेदर इट इज एम्पिरिकल, वेदर इट इज हिस्टोरिकल, वेदर इट इज एक्सपेरिमेंटल, वेदर इट इज बायोग्राफिकल. नाउ स्टूडेंट्स, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च ये एक ऐसा रिसर्च होता है जहाँ पे आप फील्ड में जाके, यानी कि उस पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी के नेचुरल सेटिंग में जाके रिसर्च करते हो. सो उनके जो नेचुरल सेटिंग्स होते हैं वहाँ पे जो डेटा होता है उसी डेटा को आप कलेक्ट करते हो एंड अकॉर्डिंगली आप उसी डेटा को एनालाइज करते हो. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे देखो आप फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट करते हो, उनको एनालाइज करते हो, आप डेटा को ऑब्जर्व करते हो. दैट्स वाई दिस कम्स अंडर एम्पिरिकल रिसर्च. बिकॉज एम्पिरिकल रिसर्च में एग्जैक्टली यही होता है जिसमें बेसिकली डेटा को ऑब्जर्व किया जाता है, उसे कलेक्ट किया जाता है, उसे मेजर किया जाता है. ये सब चीज़ें एम्पिरिकल रिसर्च में होती है. बिकॉज एम्पिरिकल रिसर्च इज़ द रिसर्च मेथड जो एक प्रॉपर एविडेंस के बेस पर होता है, एंड ये एविडेंस आपको यहीं से मिलता है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर सेंसरी एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा. ओके, एंड इफ़ यू सी हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बायोग्राफिकल रिसर्च, ये भी एक रिसर्च के टाइप्स है. बट हिस्टोरिकल रिसर्च में बेसिकली आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो जिसमें आपको सेकेंडरी डेटा अगर है आपके पास वो भी चलेगा. बट विद इन एम्पिरिकल रिसर्च दिस इज़ नॉट पॉसिबल. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल्सो एम्पिरिकल वन, बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से भी ज़्यादा यहाँ पे जो आपका बेस्ट आंसर आएगा वो आएगा एम्पिरिकल. बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इटसेल्फ इज द सब टाइप ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च. ओके, बायोग्राफिकल रिसर्च में आप किसी भी पर्सन के बायोग्राफी के बारे में स्टडी करते हो कि उनका लाइफ कैसा था. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ हाइपोथेसिस. नाउ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द हाइपोथेसिस? बेसिस ऑन फैक्ट्स, देन बीइंग कंसीवेबल, कॉन्ट्राडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर, allow consequences to be deduced from it. Now students, hypothesis जो है, ओके, सो हाइपोथेसिस तो आप सभी को पता है विच इज़ अ स्टेटमेंट, राइट, एंड दिस इज अ स्टेटमेंट जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम टेस्ट करके हम इसे फॉल्स भी बता सकते हैं कि ये फॉल्स भी आ सकता है. ऐसा नहीं कि हमेशा आपको हाइपोथेसिस सही मिलेगा. ओके, दैट्स वाई हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किसी भी फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए किया जा सकता है. रिसर्च के आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट शुड बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन. हाइपोथेसिस ये हमेशा फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही होना चाहिए, एंड दैट्स वाई आफ्टर दैट ओनली इट शुड बी बेस्ड अपॉन द एविडेंस, राइट. इट शुड बी कंसीवेबल. कंसीवेबल का मतलब होता है कि इट शुड बी बोधगम्य. ओके, also it should also allow the consequences that to be deduced from it. So इसकी वजह से जो consequences हमें मिलते हैं, so ये consequences हमें मिलने चाहिए, and these consequences जो होते हैं वो हम hypothesis से ही deduce करते हैं. So here
द रिक्वायरमेंट विच इज़ नॉट देयर फॉर हाइपोथेसिस वो यही है कि कॉन्ट्राडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर। अगर आप हाइपोथेसिस नेचर के नॉलेज से एग्जैक्टली अपोजिट बनाते हो देन ऑब्वियसली दैट हाइपोथेसिस वुड बी फॉल्स ऑलवेज, बिकॉज नेचर का जो नॉलेज होता है उसी के आधार पर ही हाइपोथेसिस को हमें बनाना चाहिए, राइट। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 3, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिसर्च कैन बी रिटन। नाउ रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है उसे कैसे लिखा जाता है, ओनली इन क्वेश्चन फॉर्म, ओनली इन स्टेटमेंट फॉर्म, बोथ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट फॉर्म्स, इन हाइपोथेटिकल फॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स, रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा कंसाइज होना चाहिए। इट शुड बी अ कंसाइज स्टेटमेंट जो कि प्रॉपर जो हमारे स्टडी के पर्पसेस होते हैं और बेसिकली वो हमें उसमें दिखाने चाहिए। इट शुड बी एज मच एज कि हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम कैसे है वो भी इसमें दिखने चाहिए। सो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव जो होता है रिसर्च का वो हमेशा क्लियर, मेजरेबल एंड अचीवेबल होना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन अ वे जिसके थ्रू हम उसे टेस्ट कर सके और वैलिडेट कर सके थ्रू डिफरेंट रिसर्च मेथड्स। ओके, दैट्स वाई जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन फॉर्मेट में है देन ऑब्वियसली यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन जिसका आंसर आप रिसर्च के थ्रू ले रहे हो और दे रहे हो। एंड स्टेटमेंट फॉर्म में अगर ऑब्जेक्टिव होता है देन ऑब्वियसली इन दिस सिचुएशन आप आपके रिसर्च के गोल्स बता रहे हो एंड ये जो गोल्स है वो आप इस पर्टिकुलर रिसर्च के थ्रू क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो। इफ यू सी द हाइपोथेटिकल फॉर्म देन रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा हाइपोथेटिकल फॉर्म में होते नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉमन फॉर्म जिसमें रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू राइट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इन हाइपोथेटिकल फॉर्म अगर स्टडी एक्सप्लोरेटरी है या फिर अगर रिसर्चर ट्राई करना चाहता है टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। That's why here your correct option should be option 3, that is both question and statement forms. Sine qua non of a good research is, now students sine qua non का मतलब होता है essential elements. Now good research के essential elements क्या है? A well formulated hypothesis, a good research supervisor, adequate library, a well formulated problem. Now students, if you see all of these options then you will understand that ये सारे के सारे options ऐसे हैं जो कि एक essential elements है good research के, but इनमें से सिर्फ एक ही best option आपका आएगा। If you see first option, a well formulated hypothesis, then obviously you need a well formulated hypothesis ताकि आप अच्छे से research कर सको, because well formulated hypothesis की मदद से आपको काफ़ी help मिलेगी आगे के research को करने के लिए, right? अगर आपके पास गुड रिसर्च सुपरवाइजर है देन ऑब्वियसली आप रिसर्च काफ़ी अच्छे से कर पाओगे विद इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, आपको अच्छे से सुपरविजन भी मिलेगा। एडिक्वेट लाइब्रेरी, अगर आपके पास एडिक्वेट लाइब्रेरी है देन ऑब्वियसली आप काफ़ी सारे सोर्सेज को अच्छे से कलेक्ट कर सकते हो, मतलब डेटा को बेसिकली थ्रू द डिफरेंट प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एक्सेट्रा। अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम, ना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए, तब भी आप गुड रिसर्च को कर पाओगे, बिकॉज किसी भी रिसर्च की शुरुआत ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से ही होती है। अगर आपके पास अच्छा प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम, देन ऑब्वियसली आप उसके आंसर्स यहाँ पे देना चाहोगे, राइट? एंड अगर आपके पास अच्छा प्रॉब्लम नहीं है देन ऑब्वियसली यू कांट प्रोसीड विथ योर फर्दर रिसर्च प्रोसेस। दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका बेस्ट आंसर आएगा वो यही आएगा, ऑप्शन 4 ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट है ऑफ अ गुड रिसर्च। अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी, नाउ एक अच्छा हाइपोथेसिस वो कैसा होना चाहिए? प्रिसाइज, स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विथ मोस्ट नोन फैक्ट्स, formulated in such a way that it can be tested by the data, of limited scope and should not have global significance, all of the above. Now students, आप सभी को तो पता है कि हाइपोथेसिस ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि आप यूज़ करते हो ताकि आप डिफरेंट फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर सके, ताकि आप बता सके कि आपके रिसर्च के आउटकम्स क्या होंगे। दैट्स वाई हाइपोथेसिस ये हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर, it should be specific and it should be consistent with the most known facts. Okay, ये तो है। then hypothesis को हमें ऐसे formulate किया चाहिए चाहिए in such a way that
इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा। अगर कोई भी हाइपोथेसिस ऐसा है जिसको हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, देन ऑब्वियसली इट वोंट बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के ही बाद आपको रिसर्च के रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट। इट शुड हैव लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस, ओके। इट शुड हैव अ लिमिटेड स्कोप, ओके। इट शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अच्छे हाइपोथेसिस का। अगर किसी भी हाइपोथेसिस का ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, देन ऑब्वियसली आपका रिसर्च आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इट शुड हैव अ लिमिटेड स्कोप, okay, that's why here your correct answer should be option 4, that is all of the above. Hypothesis cannot be stated in, now hypothesis को आप इनमें से कौन से टर्म्स में स्टेट नहीं करोगे? null and question form terms, declarative terms, general terms, none of the above. now students, hypothesis जो है वो हमेशा एक प्रिसाइज स्टेटमेंट होता है अबाउट द अपकमिंग रिसर्च आउटकम्स, दैट्स वाई ये हमेशा काफ़ी साइंटिफिक होता है। एंड हाइपोथेसिस के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं कि बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि वो किस प्रकार के आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर रहा है, ओके। हाइपोथेसिस नल फॉर्मेट में होता है जिसमें आप बताते हो कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन फॉर्मेट में भी होता है जिसमें आप बताते हो कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। ये डिक्लेरेटिव टर्म्स में तो होता ही है जिसमें घोषणात्मक शर्तें होती है, इसमें तो वो होता ही है। बट हाइपोथेसिस ये कभी भी जनरल टर्म्स में नहीं होता है, बिकॉज जनरल टर्म्स जो होते हैं ना, इसमें गुड, बेस्ट, बैड ऐसे जनरल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि वर्ड्स हाइपोथेसिस में होते नहीं है, बिकॉज हाइपोथेसिस ये हमेशा स्पेसिफिक, कंसाइज एंड साइंटिफिक होना चाहिए, ओके। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन 3, दैट इज जनरल टर्म्स, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगी, ओके।